नमस्कार छात्रों, मैं रेणु सिंह वर्चुअल अध्ययन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हिंदी विषय के व्याकरण विभाग में हम वाक्य परिवर्तन के विषय में जानकारी हासिल करेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम यह समझेंगे कि वाक्य क्या होते हैं, उनका निर्माण किस प्रकार होता है, कितने प्रकार के वाक्य हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने शीर्षक की ओर। वाक्य बनने से पूर्व हम शब्द के बारे में जानते हैं। अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात जो भी अक्षर हैं अ, ब, क, जब हम उनको योग्य तरीके से रख करके ऐसा शब्द बनाते हैं या ऐसे शब्द का निर्माण होता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि का बोध होता है, तो वह शब्द कहे जाते हैं। इसी प्रकार से शब्दों के सार्थक प्रयोग से वाक्य का निर्माण होता है। अर्थात वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह जो है वह वाक्य है और उन वाक्यों द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। अब वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य व विधेय। तो छात्रों, उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य वह है वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है। अर्थात वाक्य में जहां हमें प्रतीत होता है कर्ता जो है वह उस वाक्य का उद्देश्य है। इंग्लिश में आप उद्देश्य को सब्जेक्ट कहते हैं। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने दुर्योधन को मारा। इस वाक्य में अर्जुन जो है वह कर्ता है, इसीलिए अर्जुन जो है वह उद्देश्य है। अब विधेय, वाक्य का दूसरा हिस्सा होता है विधेय। विधेय वह है उद्देश्य जिसके बारे में बताता है। अर्थात वाक्य में कर्ता जो है जिसके बारे में जानकारी देता है वह विधेय कहा जाता है। इसे हम उदाहरण द्वारा और अच्छी तरह समझेंगे। जैसे अर्जुन ने दुर्योधन को मारा, हमने ऊपर देखा कि अर्जुन जो है वह उद्देश्य है और दुर्योधन को मारा यह जो है वह विधेय है। तो इस तरह से अक्षरों का समूह जो है वह शब्द है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य है और वाक्य के दो खंड होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वह है जो कार्य करता है और विधेय वह है जिसके बारे में कर्ता बताता है। विधेय को इंग्लिश में आप प्रेडिकेट कहते हैं। अब मुख्य तथ्य के रूप में वाक्य भाषा और व्याकरण की सबसे बड़ी इकाई है। अर्थात किसी भी भाषा को हम वाक्य के बगैर समझ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से भावार्थ के आधार पर भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य ही है। इसलिए अभी हम वाक्य क्या है ये हमने समझ लिया। अब हम चलेंगे वाक्य के भेद की तरफ। अभी वाक्य के भेद जो है वह मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा है अर्थ के आधार पर और तीसरा है क्रिया के आधार पर। छात्रों, रचना के आधार पर जो वाक्य हैं वह 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला वाक्य है साधारण वाक्य या सरल वाक्य, दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, तीसरा प्रकार है मिश्र वाक्य। अभी साधारण वाक्य क्या होता है? जिसमें कर्ता और क्रिया एक ही हो और खास करके क्रिया एक ही हो, वह साधारण या सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन एक वाक्य दूसरे पर निर्भर होता है। अभी
अर्थ के आधार पर। वाक्य जो है अर्थ के आधार पर 8 भागों में विभाजित है। पहला है विधानवाचक अथवा विधि वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा संदेहात्मक या संदेहवाचक वाक्य, अगला है संकेतवाचक वाक्य, उसके पश्चात आज्ञासूचक या आज्ञात्मक वाक्य, उसके पश्चात इच्छात्मक वाक्य और अंत में विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इस प्रकार से वाक्य के भेद जो है अर्थ के आधार पर 8 भागों में विभाजित है। इनकी परिभाषा हम आगे पढ़ते हैं, उससे पूर्व हम क्रिया के आधार पर भी वाक्य जो है वह 3 भागों में विभाजित हैं, जिसमें पहला है कर्तृत्ववाच्य। कर्तृवाच्य क्या है? जिसमें लिंग और वचन जो है वह कर्ता के समान हो, वह कर्तृवाच्य है। दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में लिंग और वचन जो है वह कर्म के अनुसार होते हैं। तो जिन वाक्यों में लिंग और वचन कर्म के अनुसार चलते हैं उन्हें हम कर्मवाच्य कहते हैं। अगला है भाववाच्य। भाववाच्य में भाव के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन में परिवर्तन होता है, या यूं हम कह सकते हैं जब कर्ता और कर्म के अनुसार लिंग और वचन का परिवर्तन न हो तब वह भाववाच्य वाक्य होता है। अब अर्थ के आधार पर प्रत्येक प्रकार को हम समझेंगे उदाहरण के साथ। इसमें पहला प्रकार है विधानवाचक वाक्य या विधि वाक्य या विधात्मक वाक्य, जिसे आप इंग्लिश में असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने अथवा उसके अस्तित्व का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थात हम सिर्फ अपने स्टेटमेंट्स देते हैं, सही है गलत है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। उदाहरणार्थ, राधा दौड़ती है, सूर्य गर्मी देता है, सत्य का मार्ग सरल होता है। तो छात्रों, जहां पर सिर्फ कार्य के होने का या उसके अस्तित्व का बोध हो ऐसा वाक्य विधात्मक वाक्य कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि वह एक जनरल स्टेटमेंट है। तो हम बढ़ते हैं अगले वाक्य के प्रकार की तरफ, जो कि है निषेधवाचक या निषेधात्मक। जैसा कि हमें शब्द से ही पता चलता है, निषेध अर्थात मनाही। तो ऐसा वाक्य जिसमें हमें मनाही दिखाई दे, नकारात्मकता दिखाई दे, या किसी भी कार्य को करने के लिए मना किया गया हो, उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसके लिए भी हम उदाहरण देखते हैं। राधा नहीं दौड़ रही है, सूर्य गर्मी नहीं देता है, सत्य का मार्ग सरल नहीं होता है। यहाँ पर अगर हमें परिवर्तन करने के लिए आया, अर्थात अगर विधानवाचक वाक्य से हमें विधानवाचक वाक्य से निषेधात्मक वाक्य में बनाना हो, तो हम क्या करते हैं? क्रिया से पूर्व नहीं शब्द को जोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए सभी वाक्यों में आपको नहीं दिखाई दे रहा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये दोनों प्रकार समझ में आए होंगे। अभी हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ, प्रश्नवाचक वाक्य। छात्रों, मेरे अनुसार प्रश्नवाचक वाक्यों को समझना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर आपको प्रश्नात्मक शब्द मिलते हैं। प्रश्नात्मक शब्द कौन से हैं? इंग्लिश में भी आपने पढ़ा है WH क्वेश्चंस, हिंदी में भी होते हैं कब, कहां, कैसे, कौन, कितना, किस प्रकार, किससे। अगर इस प्रकार के शब्द आपको वाक्य में मिलते हैं, साथ ही वाक्य में प्रश्न चिन्ह लगा हो, तो वह वाक्य प्रश्नवाचक
वाक्य होता है। इसे भी उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। राधा क्या कर रही है? दूसरा वाक्य, सूर्य हमें क्या देता है या सूर्योदय कब होता है? तीसरा वाक्य, सत्य का मार्ग सरल कैसे है? तो हम बढ़ते हैं अगले प्रकार के तरफ, जिसमें है संदेहात्मक या संदेहवाचक वाक्य। छात्रों, हमें शब्द से ही पता चलता है संदेह अर्थात संशय, अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है या होने में संदेह का भाव प्रतीत हो, उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद राधा दौड़ रही है या शायद राधा पढ़ रही है, शायद सूर्य का ताप अधिक है इसलिए हमें गर्मी महसूस हो रही है, संभवतः सत्य का मार्ग सरल है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि संदेहात्मक वाक्य में हमें शायद, संभवतः इस प्रकार के शब्द अधिकतर मिलेंगे, या तो बनाते समय, परिवर्तन करते समय हमें इनका उपयोग करना होगा। हम चलते हैं अगले वाक्य की तरफ, संकेतवाचक, अर्थात यहाँ पर जो मूल वाक्य है उसकी कहीं न कहीं संकेत अर्थात इशारा, कहीं न कहीं निर्भरता है। अर्थात इस वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होने का बोध होता है और ऐसे वाक्य को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि राधा दौड़ती तो उसे ट्रेन मिल जाती। यहाँ पर ट्रेन का मिलना किस पर निर्भर है? राधा के दौड़ने पर, इसलिए राधा के दौड़ने को जो है संकेत कहा गया है। दूसरा वाक्य भी समझ लेते हैं, यदि माँ कहेगी तो मैं घूमने जाऊंगी। हमारी इच्छा है कि हम घूमने जाएं, लेकिन माँ के कहने के पश्चात ही, अर्थात यहाँ पर माँ का कहना जो है वो सांकेतिक रूप में मौजूद है। अगला, यदि बुआ जी आई तो हम ताजमहल देखने आगरा अवश्य जाएंगे। हम ताजमहल आगरा देखने कब जाएंगे? जब बुआ जी आएंगी तब। अर्थात यह संकेतवाचक वाक्य है। अगले प्रकार के तरफ, आज्ञा सूचक या आज्ञात्मक वाक्य। यहाँ पे आज्ञात्मक वाक्य में क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता है, आदेश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, भाव इत्यादि सभी चीजें जो हैं वह आज्ञा के अंग हैं। इसलिए आज्ञा सूचक शब्दों में हमें आज्ञा, अनुमति अथवा प्रार्थना जो है वह दिखाई देता है। हाँ, एक चीज और भी ध्यान देना है कि बहुत बार आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है लेकिन उद्देश्य छुपा हुआ होता है। उदाहरण देखते समय मैं आपको बताती हूँ कैसे। पहले वाक्य में राधा अंदर कमरे में बैठकर पढ़ाई करो, यहाँ पर कर्ता अर्थात उद्देश्य और विधेय दोनों है। बच्चों सूर्य प्रकाश में खेलो, बच्चों को सूर्य प्रकाश में क्यों खेलना है? क्योंकि सूर्य प्रकाश से हमें जीवन सत्व डी मिलता है। आप हमारे घर पधारिए, तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा भी हो सकता है हमारे घर पधारिए। अगर इस प्रकार का वाक्य है तो ऐसे वाक्य में उद्देश्य जो है वह आप जो है वो अज्यूम्ड होता है, मीन्स गृहित होता है कि वह आप जो है वहां पर मौजूद है। तो जहां कहीं पर जिस किसी वाक्य में हमें सलाह दिखाई दे, आज्ञा दिखाई दे, प्रार्थना दिखाई दे, वो सभी वाक्य जो है वो आज्ञात्मक वाक्य है। हम अगले प्रकार की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रकार है इच्छात्मक वाक्य। इच्छात्मक अर्थात इच्छा का भाव होना, इच्छा का भाव बोध कराने वाले वाक्य को
इच्छात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, मेरी इच्छा है कि राधा दौड़ में प्रथम आए। दूसरा वाक्य, चलिए सूर्य की तेज गर्मी का अनुभव लेते हैं। अर्थात हम कब सामने से चलने के लिए कहेंगे? जब हमारी स्वयं की इच्छा होगी तब। अगला वाक्य, चलिए सच के साथ रहते हैं। बहुत बार सच के साथ रहने में हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम जानबूझकर सच के साथ रहते हैं। तो अगला प्रकार, विस्मयादिबोधक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य की तरह ही विस्मयादिबोधक वाक्य भी पहचानना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में हमें एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो है, उद्गारवाचक चिन्ह जो है, वह हमें देखने को मिलता है। जैसे शाबाश, वाह, छी छी, मीन्स ऐसे शब्द जिसके कारण हमारे मन में आश्चर्य, शोक या घृणा का भाव उत्पन्न हो, वे सभी शब्दों वाले वाक्य जो है वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ, अरे वाह, राधा तुम प्रथम आई। यहाँ पे राधा को प्रथम आने के पश्चात हमारे मन की खुशी जो है वह छलक पड़ती है, दिखाई देती है। दूसरा वाक्य, छी छी, तुम्हारा कार्य तो बहुत गंदा है। यहाँ पर इस वाक्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में जो है वह घृणा उत्पन्न होती है, इसलिए यह वाक्य जो है वह विस्मयादिबोधक का वाक्य। शाबाश, तुमने सच का साथ दिया। यहाँ पर शाबाश जो है वह हमारे मन के भाव को बताता है, इसलिए यह भी वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो छात्रों, हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, उन्हें इस वीडियो में समझ लिया। आगे के वीडियो में हम इसे करके देखेंगे। मीन्स विधानवाचक वाक्य दिया गया है तो उसे निषेधात्मक या प्रश्नार्थक किस प्रकार से बनाया जाता है वह हम समझेंगे। उम्मीद करती हूँ यह प्रकार आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को फिर से चला करके देख लीजिएगा, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आज के लिए विराम देते हैं और उम्मीद करते हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लेकिन अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।